नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन में। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ। आपको हम दिखाएंगे गमगीन चेन्नई में जयललिता के अंतिम संस्कार के वक्त हर तरफ से उमड़ी कैसे लाखों की भीड़ और नम आंखें। क्या होगा तमिलनाडु और एआईएडीएमके के भविष्य का? कौन भरेगा राजनीति का ये खालीपन, ये शून्य? कौन है असली सूत्रधार, ये हम आपको बताएंगे। और कौन है उत्तराधिकारी जयललिता का, ये भी हम आपको बताएंगे। बाकी देश की खबर भी होगी, और बाकी देश की जब खबर की बात होगी तो जाहिर सी बात है कि नोटबंदी की भी बात होगी। तो नोटबंदी की तकलीफ और लंबी लंबी कतार, आज भी किस तरह से लोग देश में कतार में लगे रहे, ये हम आपके सामने रखेंगे। लाइन में लगे शख्स ने फिर गंवाई कैसे जान अपनी, ये भी हम आपको बताएंगे। और कैसे नोटबंदी छोटे व्यापारियों पर कहर बनकर टूटा है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि विदेशी राजनयिकों ने भी अब कैसे नोटबंदी पर कई सवाल उठा दिए हैं, और कौन सा राजनयिक ने सबसे पहले ये सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर का अपने व्यवसाय में इस्तेमाल पर भी खामोश है क्यों सरकार, और क्या महज 500 रुपए का फाइन लगाकर प्रधानमंत्री की तस्वीर का उपयोग कोई भी कर सकता है? आपको ये भी बता देंगे कि कहीं देश प्रेम की वजह से चाय पिलाकर हुई शादियां, तो कहीं अनसुनी कर दी गई मन की बात। क्यों, कहां, कैसे, और उन तमाम तस्वीरों को आपके सामने हम रखेंगे कि जब हम और आप पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं, उसी वक्त पैसे को कहां बहाया जा रहा है पानी की तरह। मायावती ने किस तरह से चौतरफा मोर्चा खोल दिया है, और उनके निशाने पर बबुआ यानी कि अखिलेश यादव, मायावती के शब्दों में कहूं तो, क्यों है, ये हम आपको बताएंगे। अंबेडकर की पुण्यतिथि पर फिर खड़े क्यों किए गए हैं सवाल, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और राजनीति के लिए कैसे हो रहा है दलित प्रतीकों का इस्तेमाल, ये हम आपको बताएंगे। 6 दिसंबर है आज। आपको भी याद होगा आज बाबरी मस्जिद ढहाने की 23वीं बरसी है। बाबरी मस्जिद गिर गई और तब से राम पर की जा रही राजनीति किस करवट है आज, और किस रूप में है, किस स्थिति में है, ये सब कुछ होगा आज देश की बात में। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और देश की बात में आज सबसे बड़ी खबर जयललिता की मृत्यु है। चेन्नई के मरीना बीच पर एमजीआर मेमोरियल के पास जयललिता का अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जलाया नहीं गया, बल्कि दफनाया गया। उनके राजनीतिक गुरु रहे एमजी रामचंद्रन को भी यहीं दफनाया गया था। एमजीआर से जयललिता की काफी नजदीकियां रही थी। फिल्मों से लेकर पॉलिटिक्स तक दोनों का साथ रहा। अम्मा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। सोमवार की रात 11:30 बजे 68 साल की जयललिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। लाखों लोगों ने नम आंखों के साथ तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को अंतिम विदाई दी। चेन्नई के मरीना बीच पर एमजीआर मेमोरियल के पास अंतिम संस्कार के दौरान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नेताओं ने जयललिता को श्रद्धांजलि दी। मैडम जयललिता जी demise is a big loss to the country. She has initiated so many reforms in the administration and also have taken up number of welfare measures for the poor. That's why Tamil Nadu people fondly call her as Amma. प्रो पुअर प्रोग्राम देने में वो बहुत ही यशस्वी रही, और मैं ये चाहता हूँ कि उनके जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहे उनके याद में। इससे पहले अंतिम दर्शनों के लिए जयललिता के पार्थिव शरीर को राजाजी हॉल में रखा गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्मा को श्रद्धांजलि देने चेन्नई पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जयललिता को श्रद्धांजलि देते समय भावुक हो उठे। उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को ढांढस बंधाया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत भी अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। अम्मा के आखिरी दर्शन के लिए भारी मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी। सभी लोग को बहुत गहरा शोक हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की राजनीति की उसमें गरीब सर्वप्रथम था। जनता से उनका जो सीधा कनेक्ट था, उसका कारण ये हुआ है।
हम हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। जयललिता के निधन पर राज्य सरकार ने 7 दिन के शोक की घोषणा की है। तमिलनाडु के सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज 3 दिनों तक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। जयललिता को बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद 22 सितंबर को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 73 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 5 दिसंबर की रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दरअसल जयललिता की मृत्यु महज एक बड़े नेता, किसी राजनेता की मृत्यु भर नहीं है, बल्कि ये एक युग का अंत है। जयललिता एक ऐसी मिथ थी जो अपने जीते जी ही अम्मा के नाम से प्रसिद्ध थी। अगर जयललिता को समझना हो, उन्हें जानना हो, उनके बारे में बताना हो, तो ढेरों घटनाएं हैं, ढेरों राजनीति के वो तमाम मोड़ हैं, पेच हैं, पड़ाव हैं, जिसको लेकर जयललिता को याद किया जा सकता है। लेकिन जयललिता केवल एक अभिनेत्री से राजनेता बनने का सफर भर नहीं था। जयललिता एक ऐसा नाम नहीं था जो तानाशाही के लिए भी जाना जाता था। जयललिता केवल ऐसा नाम भी नहीं था जो कई विवादों के लिए जाना जाता था। जयललिता ने बहुत कुछ ऐसा किया जिसने तमिलनाडु की राजनीति को तो बदला ही, देश भर की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। लोगों का प्यार उनके लिए अटूट था। ब्राह्मण होकर भी एक ब्राह्मण विरोधी पार्टी के शीर्ष पर बैठना, जाहिर सी बात है कि एक महज आसान सफर नहीं था और न ही एक सीधी साधी राजनीति का असर था। यदि जयललिता को समझना हो तो उनके टुकड़ों टुकड़ों में उनको समझना होगा, उन घटनाओं को भी उन टुकड़ों टुकड़ों में ही समझना होगा जिससे जुड़कर जयललिता का व्यक्तित्व बनता है। उन्होंने जनता के साथ जो रिश्ता बनाया, उसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। चौबीस फरवरी 1948 को जन्मी जयललिता का जन्म कर्नाटक के मेलुकोट में हुआ था। उनका पूरा नाम जयललिता जयराम है। जयललिता ने एमजी रामचंद्रन के साथ राजनीति की पारी की शुरुआत की थी और वो 1991 से 1996, मई 2001 से सितंबर 2001 तक, मार्च 2002 से मई 2006 तक और मई 2011 से सितंबर 2014 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। छठी और आखिरी बार उन्होंने अक्टूबर 2014 में राज्य की कमान संभाली और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को जेल भी जाना पड़ा था। राजनीति में आने से पहले जयललिता ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में बतौर अभिनेत्री करियर की शुरुआत की थी। महज 15 साल की उम्र में ही उन्होंने कन्नड़ भाषा की फिल्म में काम किया। साल 1965 में उन्होंने तमिल सिनेमा में एंट्री की। जयललिता 1980 तक लगातार दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज करती रहीं। जयललिता ने अपने फिल्मी करियर में 130 फिल्में की हैं। 1977 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन जयललिता को राजनीति में लेकर आए। 1982 में उन्होंने रामचंद्रन की पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि AIADMK की सदस्यता ग्रहण की। 1983 में पहली बार तिरुचेंदूर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। 1984 से 1989 तक वो राज्यसभा सदस्य रहीं। 1989 में जयललिता ने तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष की नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली और 24 जून 1991 को वो पहली बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी और इसके बाद जयललिता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल जयललिता एक सहज व्यक्तित्व नहीं, बड़ा ही जटिल व्यक्तित्व रहा उनका। MGR के धरोहर पार्टी को उनकी पत्नी जानकी से पूरी तरह छीन लेने के बाद जयललिता ने पूरी पार्टी बड़ी कुशलता से चलाई। यहाँ तक कि AIADMK का पर्यायवाची जयललिता बन गई और कई मौकों पर तो वो राजनीति शास्त्र के ऐसी नीति पर काम किया जिसने सभी को उनकी सशक्त व्यक्तित्व का लोहा मनवा दिया। उस समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी जब देश में मंडल कमीशन लागू करने का विवाद चल रहा था। ये घटना मुझे याद आती है।
जो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी। मंडल कमीशन 1980 में आया। दरअसल मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस के पास सबसे पहले आई, तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस उसे दबाए बैठी रही। वीपी सिंह ने 13 अगस्त 1990 में उसके एक हिस्से को लागू करके ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। मामला कोर्ट में गया और 7 जजों की संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी केस में आरक्षण को तो स्वीकृति दे दी, लेकिन बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले के कारण उस पर पहले से चली आ रही 50% की अधिकतम सीमा को बनाए रखा। तमिलनाडु सरकार के लिए ये विकट स्थिति थी, क्योंकि वहां SC, ST और OBC को मिलाकर 69% आरक्षण पहले से ही चल रहा था। अब जयललिता के सामने एक ऐतिहासिक क्षण था। वह यह भी कह सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं क्या कर सकती हूँ। वे मामले को केंद्र के नरसिम्हा राव सरकार पर भी टाल सकती थी, लेकिन इस मौके पर उन्होंने वह किया जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं रहा था। उन्होंने 69% आरक्षण का विधेयक तमिलनाडु विधानसभा से पारित कराया और केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया कि संविधान संशोधन कर इस विधेयक को नवी अनुसूची में डाले, ताकि न्यायिक समीक्षा के दायरे से ये बाहर हो जाए। इस वजह से संविधान में 76वां संशोधन हुआ। तो इस घटना से आप ये जरूर समझ सकते हैं कि जयललिता राज करना और नीति बनाना और साथ साथ उस नीति को लागू करना दोनों ही बखूबी जानती थी। लेकिन अब जयललिता के निधन से देश की राजनीति और खासकर तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य छा गया है, एक ऐसा सुनापन जिसका खत्म होना आसान नहीं है। AIADMK प्रमुख जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की सियासत शायद ही अब पहले जैसी रहे। अपनी नेता के निधन के बाद तमिलनाडु शोक के सागर में डूबा है। अम्मा के लिए रोते बिलखते लोगों को देखकर यह अंदाजा लगाना सहज है कि तमिलनाडु की राजनीति में उनकी क्या जगह थी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता के जीवन के कई रूप लोगों ने देखे। जहां राज्य के ज्यादातर लोग उन्हें गरीब, कमजोर वर्ग की हितैषी के रूप में जानते थे, तो कुछ सख्त और एक हद तक निरंकुश प्रशासक के तौर पर भी उन्हें देखते थे। शान शौकत भरा जीवन जीने वाली महिला के रूप में भी जयललिता को पेश किया गया। बावजूद इसके इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अम्मा के नाम से लोकप्रिय जयललिता तमिलनाडु ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अपरिहार्य बनी रहीं और उनका समर्थन हासिल करने के लिए राष्ट्रीय पार्टियों में होड़ मची रहती थी। जयललिता का सियासी करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद जयललिता पहली बार साल 1991 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 1996 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केस चला। वो 2001 में फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने में सफल हुई। भ्रष्टाचार के मामलों में नाम आने के बावजूद वो अपनी पार्टी को चुनावों में जिताने में कामयाब रहीं। उन्होंने विधायक बने बिना मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी अपने विश्वसनीय मंत्री ओ पनीरसेल्वम को सौंप दी। जब उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली तो वो मार्च 2002 में फिर मुख्यमंत्री बनी। तमिलनाडु के चुनाव नतीजों में आमतौर पर सत्ता विरोधी रुझान हावी होता है। यहाँ एक बार सरकार चलाने वाली पार्टी को दूसरा कार्यकाल नहीं मिल पाता, लेकिन 2016 के चुनाव में जयललिता और उनकी पार्टी AIADMK ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया। तमाम चुनावी सर्वे को गलत साबित करते हुए जयललिता की पार्टी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की और अम्मा ने फिर राज्य के CM की कुर्सी संभाली। मुख्यमंत्री के रूप में लगातार इन 2 कार्यकाल में जयललिता गरीबों की नेता के रूप में उभरकर सामने आई। राज्य के गरीब वर्ग के लिए उन्होंने कई लोक लुभावन योजनाएं शुरू की, जिनमें अम्मा कैंटीन, अम्मा वाटर, अम्मा नमक और अम्मा दवाई शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
और जयललिता के निधन के बाद उनकी परछाई की तरह साथ रही उनकी विश्वस्त सहयोगी शशिकला के भविष्य और अनाद्रमुक पार्टी की कमान संभालने को लेकर अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के भीतर एक तबके में शशिकला का दबदबा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के कई मामलों में घिरे होने की वजह से औपचारिक रूप से सियासी पारी शुरू करने पर पार्टी के भीतर असंतोष उत्पन्न होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि ये वही शशिकला हैं जिन पर कभी ये आरोप लगा था कि वो जयललिता को जहर देना चाहती हैं। 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता के बाद राज्य की राजनीति में शून्य छा गया है। सवाल ये है कि जयललिता की विरासत अब कौन संभालेगा। हालांकि जयललिता के करीबी रहे ओ पन्नीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि AIADMK की कमान जयललिता की खास सलाहकार रही शशिकला के हाथों में होगी। इसकी एक खास वजह भी है। दरअसल जयललिता के रहते पूरी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द सिमटी रही। पार्टी में कभी सेकंड लाइन नहीं बनी, या यूं कहें कि खुद जयललिता ने भी इसके लिए कभी कोई पहल नहीं की। जयललिता के रहते सरकार और पार्टी में उनके अलावा अगर किसी की धमक थी तो वो उनकी करीबी रही शशिकला की थी। पार्टी के अंदर शशिकला के वफादारों की बड़ी तादाद है। खुद मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम भी उनके वफादारों में शामिल हैं। खबरों के मुताबिक पन्नीरसेल्वम को 2 बार सीएम बनाने में शशिकला का ही हाथ था। हालांकि पन्नीरसेल्वम सीएम भले ही बन गए हों, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कई विधायक उन्हें पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले विधायकों से लिखित में लिया गया है। सरकार का करीब 4 साल का कार्यकाल बाकी है और ऐसे में पार्टी की एकजुटता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 44 साल पुरानी AIADMK में अब तक 2 ही नेता हुए हैं, पहले MG रामचंद्रन और दूसरी जयललिता। ऐसे में नए नेतृत्व को लेकर के उठापटक जारी है। अभी शशिकला को महासचिव बनाए जाने की चर्चा है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी कब तक एकजुट रहती है, इसे लेकर संशय बरकरार। बात अगर AIADMK को टक्कर देने वाली DMK की करें तो 92 साल के करुणानिधि की खराब सेहत के चलते उनके बेटे MK स्टालिन ने पार्टी को भले ही संभाल लिया हो, लेकिन मुख्य चेहरा अब भी करुणानिधि ही है। लेकिन दिक्कत करुणानिधि की उम्र और उनकी तबीयत को लेकर है। तमिलनाडु में 49 सालों में सिर्फ 2 ही पार्टी AIADMK और DMK की ही सरकार रही है। जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में शून्य आ गया है। AIADMK और DMK को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले चेहरे अब गायब हैं। बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां यहां अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आई हैं। ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति क्या करवट लेगी, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो देखना होगा कि क्या जयललिता की धरोहर को अब शशिकला संभालती हैं, जैसे MGR के धरोहर को जयललिता ने संभाला। क्या शशिकला ऐसा कुछ कर पाएंगी? जिस तरह के विवाद शशिकला के पीछे लगे रहे हैं और जिस तरह के शशिकला का व्यक्तित्व अभी तक छन छन कर सबके सामने आता रहा है, ऐसे में लगता है कि पार्टी के अंदर भी काफ़ी असंतोष फैल सकता है इस फैसले से। बहरहाल साल 1990 में जयललिता का तमिलनाडु के राजनीतिक पटल पर उदय हुआ और 1 साल बाद पार्टी को चुनाव में भारी सफलता मिल गई और फिर कुछ ही सालों में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी दस्तक दे दी। जयललिता की पूरी कहानी सफलता की भी कहानी है और कई मोर्चों पे गहरी असफलता की भी। जयललिता की कहानी एक परिकथा जैसी है जिसमें सब कुछ है, राज है, सजा है, जेल है और बीमारी भी, और उसके बाद मौत भी। साल 1990 में जयललिता ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम यानी AIADMK को एकजुट कर 1991 में जबरदस्त बहुमत दिलाया और तमिलनाडु की राजनीति में वर्चस्व स्थापित करने में सफल रही। साल 1999 आते आते उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी दस्तक दे दी थी। देश की राजनीति में भी अम्मा ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। 17 अप्रैल 1999 का दिन देश की सियासत में यादगार बन गया।
13 महीने से केंद्र में चल रही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सिर्फ 1 वोट से बहुमत हार गई। इस घटनाक्रम में अम्मा यानी जयललिता की बड़ी भूमिका रही। माना जाता है कि मार्च 1999 में एक चाय पार्टी में सोनिया और जयललिता की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद जयललिता वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए राजी हो गई। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और दक्षिण के साथ उत्तर भारत में भी जयललिता का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। हालांकि इस बात को लेकर मतभेद है कि सोनिया के कहने पर जयललिता ने ये कदम उठाया। कुछ जानकारों के मुताबिक अटल सरकार की सहयोगी जयललिता तत्कालीन डीएमके सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। दोनों पार्टियों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। नतीजा ये हुआ कि जयललिता ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और संसद में अटल सरकार सिर्फ 1 वोट से विश्वास मत हार गई। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 23 दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई थी। 13 महीने की वाजपेयी सरकार के गिरने के बाद 1999 में मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को फायदा मिला और जयललिता को चुनाव में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे देखा जाए तो दिसंबर का महीना तमिलनाडु के लिए काफी भारी पड़ता रहा है। जयललिता की ही तरह उनके राजनीतिक गुरु एमजी रामचंद्रन की मौत भी साल के आखिरी महीने में ही हुई थी, जबकि दिसंबर में ही कुदरत ने तमिलनाडु पर कहर भी ढाया था। आपको और हमको सुनामी याद है, लेकिन सुनामी के समय जयललिता की सरकार थी और जिस तरह से जयललिता की सरकार ने सुनामी के दिनों में काम किया था उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई थी। दिसंबर के महीने का तमिलनाडु की सियासत में गहरा असर है और ये महीना राज्य की राजनीति के लिए मनहूस साबित हुआ है। एआईएडीएमके प्रमुख और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का निधन इसी कड़ी को और आगे बढ़ाता है। जयललिता उन नेताओं की कतार में शामिल हो गई हैं जिनकी मौत साल के आखिर में हुई। इतिहास पर नजर डालें तो उनके राजनीतिक गुरु एमजी रामचंद्रन की मौत भी इसी महीने हुई थी। इसके अलावा भारी तबाही मचाने वाली सुनामी भी दिसंबर में ही आई थी, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। एआईएडीएमके के संस्थापक एमजीआर का निधन 24 दिसंबर 1987 को हुआ। तमिलनाडु की सीएम जयललिता का निधन 5 दिसंबर 2016 को हुआ। अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी का निधन 25 दिसंबर 1972 को हुआ। प्रसिद्ध कवि पेरियार ईवी रामास्वामी की मौत 24 दिसंबर 1972 को हुई। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 2015 में दिसंबर में तमिलनाडु में भीषण बारिश से भारी तबाही मची। साल 2004 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में कुदरत ने भी तमिलनाडु पर कहर ढाया था। साल 2015 में दिसंबर के महीने में ही राज्य में भयंकर बारिश हुई थी, जिसने राजधानी चेन्नई सहित कई इलाकों में तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा में कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और हजारों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जयललिता का जाना राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है और इसी वजह से तमिलनाडु में सारा माहौल गमगीन है, तो पूरे देश में भी कैश की कमी के चलते हाहाकार मचा हुआ है। बात नोटबंदी की करते हैं। नोटबंदी के 28वें दिन के बाद भी यदि कहें तो एटीएम और बैंकों के बाहर लोगों की कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज भी लोग लाइन में लगे रहे। दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता अनिल सिंह ने संसद मार्ग स्थित एक एटीएम से मौजूदा स्थिति का जायजा लिया।
नोटबंदी को करीब 1 महीना पूरा होने जा रहा है और बैंकों और एटीएमों के बाहर से कतार हटने का नाम नहीं ले रही है। लगातार रोज सुबह से यहाँ लाइनें लग जाती हैं और लोग इस आस में आते हैं कि एटीएम से पैसा निकल पाए, लेकिन ज्यादातर एटीएम पैसा निकलने से पहले ही खाली हो जाते हैं और कुछ लोगों को बिना पैसे लिए ही घर वापस जाना पड़ता है। हम बातचीत करते हैं कुछ लाइन में लगे हुए लोगों से। भाई साहब, क्या कहना है आपका, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है नोटबंदी के बाद? बहुत ज़्यादा। एक पर पैसे निकालने के 4-5 घंटे तो खराब करनी पड़ती है, वो भी 2000 रुपये। वो भी 2000 रुपये चेंज नहीं होता मार्केट में। कोई पैसा नहीं निकलता। कई एटीएम में धक्के खा के आ गए हैं। यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, 4 घंटे हो गए इसके अंदर। अब वो 2000 निकलेंगे, उसका क्या फायदा? अपने ही पैसे के लिए 4-4 घंटे जो है लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है और उसके बाद भी जो है उनका पैसा नहीं निकल पाता है। भैया, आपका क्या कहना है कि आपको जो है सैलरी मिली होगी, उसके बाद जो है आप अपनी पूरी सैलरी निकाल पाए? नहीं, मैं हार्डली मेरे ख्याल से 2500 रुपये निकाले मैंने और लाइन पे लगना पड़ा। गुड़गांव से आया हूँ मैं और गुड़गांव का तो हालात और भी ज़्यादा बहुत क्रिटिकल है वहाँ पे। यहाँ तब भी इनफैक्ट बहुत अच्छा है दिल्ली में, मगर अभी भी मतलब सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा। मात्र पूरे दिन में सिर्फ 50 आदमियों का सिर्फ ये पैसा जमा कराते हैं और उनका ट्रांसफ़र कराते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारा बदला गया है। उसके अलावा बाकी लाइन में जितने खड़े हैं उनको टोकन दे दिया जाता है कि अपने टोकन लो और अपने घर जाओ, 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। संसद मार्ग के पास रिहायशी इलाका नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पर जो है कतार इतनी लंबी है कि आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं, लोग पीछे तक यहाँ पर खड़े हुए हैं और 4-4 घंटे यहाँ पर लोगों हो गए हैं, लेकिन एटीएम से यहाँ पर पैसा निकलने में इनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, क्या लगता है आपको, जो जिस तरह की समस्या इस वक्त देश के अंदर आन पड़ी है, क्या लगता है कब तक ये खत्म होती दिख रही है आपको जो है, या फिर लाइनें और लंबी होती हुई नजर आ रही है? समस्या तो दूर की बात है। जो जवान एक एक बंदे की जवान की जो लाशें आ रही हैं, जो सरहद पे खड़े हुए हैं हमारे लिए रात दिन, उनसे ज़्यादा ये तकलीफ है हमें। 2 घंटे 3 घंटे हम खड़े होने की तैयार। मैं मोदी के साथ हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ यू उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया था कि जिसके बाद जितना पैसा डिपॉजिट करने के लिए, पर कुछ बंदों ने क्या करा, उस चीज़ को हल्के में लिया। अगर वो इस चीज़ को सीरियसली लेते तो आज ये कंडीशन नहीं होती। लगभग 1.5 घंटा हो गया लाइन में खड़े खड़े, अभी नंबर नहीं आया सर। बहुत प्रॉब्लम होती है सर। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम मौजूद थे यूको बैंक के सामने, जहां पर लगातार जो है कई घंटों से लाइनें लगी हुई हैं और लगातार जो है जनता यहां पर परेशान भी दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं जो है इनको यह दिक्कत ज़रूर आ रही है कि 1 महीना करीब होने को जा रहा है, लेकिन अब तक बैंकों और एटीएमों के बाहर से लाइन हटती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अनिल ने लिया जायजा दिल्ली का, तो हमने आर्थिक नगरी मुंबई में भी हालात जानने की कोशिश की। यहाँ पे भी लोग पैसों के लिए एटीएम के बाहर कतार में खड़े नजर आए और कुछ ऐसी ही परेशानियों को बयान किया। नोटबंदी के फैसले को लगभग 1 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन अभी तक एटीएम के सामने जो है लोग पैसे निकालने के लिए लाइन में लगे हैं। हालांकि ये लाइन काफ़ी छोटी है, लेकिन एटीएम तक पैसे निकालने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि बैंक जो है बंद हो गए हैं। यहाँ पे मैं एक एटीएम के सामने हूँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं और लोग यहाँ पे जो है एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहुँचे हैं, और लेकिन जो कुछ निकाल कर उनको छुट्टे पैसे नहीं मिल रहे हैं। आप निकालने गए तो कितना पैसा मिला? 2000 रुपये। छुट्टे पैसे बिल्कुल नहीं आ रहे? नहीं भी रहे। तो छुट्टे पैसे की समस्या लोगों में है और कहीं ना कहीं 2000 रुपये का नोट तो मिल रहा है लेकिन छुट्टा उनको नहीं मिल रहा है, तो एक और मुश्किल ज़रूर आ रही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप किचन चलाती हैं, कितना मुश्किल हो रहा है क्योंकि छुट्टा पैसा तो मिल नहीं रहा है एटीएम से भी? नहीं, छुट्टा मिल जा रहा है। एक्चुअली एटीएम में से सिर्फ 2,000 रुपया निकल रहा है, उससे है ना अभी मतलब कैसे सैलरी आ गई है लेकिन हमारे पास में हाथ में पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए। मतलब आपकी सैलरी आ गई पर पैसे उतने मिल नहीं पा रहे? हाथ में मिल रहे नहीं है क्योंकि एटीएम में रोज आके 2,000 रुपया निकाल के लेके जाना पड़ रहा है। वो कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत ज्यादा। क्या छुट्टे पैसे मिल पा रहे हैं एटीएम से? नहीं, 2000 का नोट ही है, छुट्टे नहीं है उनके यहाँ पे। तो छुट्टे की वजह से किचन चलाने में कोई दिक्कत तो हो रही है पर मैनेज कर ले रहे हैं हम लोग। दिक्कत तो है, मैनेज हो जा रहे पर मुश्किल हो रही है। हाँ, मुश्किल हो रही है क्योंकि 2000 रुपये मिल पा रहे हैं। हाँ, दिन में 2000, तो ऐसे अल्टरनेट डे आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना है कि सैलरी उनकी आ गई है, पैसे अकाउंट में आ गए, लेकिन उनको एटीएम से जो है कहीं ना कहीं सिर्फ 2000 रुपये मिल रहे हैं और उनको हर दिन जो है वो लाइन लगाना पड़ रहा है। आखिर सिर्फ 2000 रुपये के चलते ही अल्टरनेट करके उनको जो है इस तरह से मैनेज करना पड़ रहा है। कैमरामैन अब्बास के साथ दिवाकर सिंह, मुंबई, एपीएन।
मध्यम वर्ग किसी भी तरह से अपनी स्थिति को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्या करें जिनकी स्थिति केवल उनकी अपनी आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर नहीं करती, कुछ प्रकृति पर निर्भर करती है और कुछ समाज पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किसानों की और व्यापारियों की। नोटबंदी का फैसला भले ही सही हो, लेकिन करेंसी की कमी के चलते लोगों की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इंद्रजीत बधवार ने यूपी के रुहेलखंड का दिल माने जाने वाला बदायूं जिले में करीब 650 किलोमीटर की यात्रा करके कई गांवों का उन्होंने दौरा किया और नोटबंदी को लेकर लोगों की राय जाननी चाहिए। आज हम आपको दिखाते हैं बदायूं के उझानी में नोटबंदी को लेकर क्या है व्यापारियों की राय। नोटबंदी का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। नोट बैन के सरकार के फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों, उद्योगों और काम धंधे करने वालों को उठाना पड़ रहा है। 500 और 1000 के नोट बंद होने के कारण जहां व्यापार प्रभावित हुआ है, वहीं लेन देन को लेकर भी तमाम दिक्कतें पेश आ रही है। बदायूं के उझानी में एपीएन से बात करते हुए व्यापारियों ने अपनी परेशानियां बयां की। उझानी के जो मुख्य होलसेल मार्केट है, जहां पर कपड़ों का होलसेल होता है, वहां खड़ा हूं। ये बहुत पुराना मार्केट है। जब उझानी बसी थी कि वो जो हम यहाँ पर रौनक देखते थे, तो वो रौनक आज कम क्यों है? हेलो, ये नोटबंदी की वजह से कुछ मार्केट में रौनक कम है। मंदी बहुत है, यहाँ ग्राहक आ नहीं रहा है बिल्कुल भी, और अगर कोई आता भी है तो पुराने नोट लेके आता है, जिससे हम माल देने में असमर्थ हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि नोटबंदी के फैसले से सिर्फ नाराजगी ही है। लोग सरकार के इस कदम का समर्थन करते भी नजर आ रहे हैं। व्यापार में होने वाली तमाम दिक्कतों के बावजूद लोगों को उम्मीद है कि नोटबंदी के फैसले से उनका भविष्य बेहतर होगा। नियत सही हो मगर नतीजा उसका नकारात्मक निकले, तो उसका आपका क्या कहना है? नकारात्मक नतीजा कोई नहीं निकलेगा। जो चोर है उनके लिए बहुत खराब है, ब्लैक मनी वालों के लिए खराब है, ईमानदार आदमी की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि व्यापार यहाँ पर पिकअप हो जाएगा? फिर व्यापार का भी इसको काफी समय लगेगा। व्यापार इस समय सारा फेल हो चुका, इसको हम इस समय काफी परेशानी गुजर रहे हैं, तो बैंक वाला पैसा हमको नहीं देता, हम सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं। नोटबंदी का फैसला लोगों के लिए कड़ा है, लेकिन लोगों की उम्मीद अब भी कायम है। लोगों का मानना है कि ये फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन क्रियान्वयन में दिक्कतें जरूर है। इंद्रजीत बधवार, एपीएन, बदायूं। तो ये था बदहाल बदायूं का कुछ सच, लेकिन हम अगली सीरीज में गांव की हकीकत से आपको और रूबरू कराएंगे। नोटबंदी के बाद गांव की बदहाली की कहानी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इंद्रजीत बधवार की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। दिखाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड इलाका बदहाली के आंसू रो रहा है। बारिश, सूखे से और परेशान किसानों पर कैसे नोटबंदी की अब मार पड़ रही है, कैसे बुनकरों की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। रुहेलखंड के व्यापारी क्यों बेबस हैं, लाचार हैं। 6 जिलों की जमीनी हकीकत और 650 किलोमीटर के लंबे दौरे की दास्तां सुनाएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी इंद्रजीत बधवार। आप इस पूरे कार्यक्रम को कल एपीएन पर देख सकते हैं। और जब बात हो रही है देश की, तो कुछ बातें विदेश की भी होनी चाहिए, खासकर नोटबंदी के सिलसिले में। रूस ने भारत में नोटबंदी को लेकर राजनयिक स्तर पर सख्त विरोध जताते हुए काउंटर स्टेप उठाने की चेतावनी दे दी है। रूस का कहना है कि इस नोटबंदी की वजह से दिल्ली में उसके राजनयिकों को नकदी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में करीब 200 लोग काम करते हैं। रूसी सरकार से जुड़े सूत्रों की यदि माने तो इसके अनुसार 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से दूतावास द्वारा हफ्ते भर में अधिकतम 50,000 रुपए की निकासी सीमा तय किए जाने को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का उल्लंघन करार दिया गया है। इस संबंध में रूसी दूत अलेक्जेंडर कदाकिन ने 2 दिसंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है। रूसी सरकार नोटबंदी पर विरोध जताने के लिए भारतीय राजदूत को तलब कर सकती है। रूसी सरकार का ये कहना है कि उसके राजनयिकों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो डिनर कर सकें, यानी खाना खा सकें। और नोटबंदी के दौरान काफी लोग बेहद परेशान हैं, तो कई लोग खुश भी हैं। उसमें कुछ खास कंपनियां भी हैं जो ऐप चलाती हैं, लेकिन इसी बीच एक विवाद और भी खूब उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और जनता के उनके प्रति विश्वास को भुनाने के लिए
कुछ कंपनियां अपने विज्ञापन में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर रही हैं। रिलायंस, जियो और पेटीएम के विज्ञापनों में प्रधानमंत्री की फोटो छापे जाने पर जमकर आलोचना हुई थी। वहीं सरकार ने बताया है कि बगैर अनुमति तस्वीर छापने पर हद से हद 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी घूम घूम कर लोगों को इलेक्ट्रॉनिक लेन देन सिखाने का काम कर रहे हैं। इसके जरिए भी पेटीएम के प्रचार की खबरें आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार और सरकार के तमाम संस्थानों का उपयोग एक निजी कंपनी कर सकती है? और यदि एक निजी कंपनी कर सकती है तो क्या उसके लिए महज 500 रुपए ही जुर्माना होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री का चेहरा का उपयोग करने के लिए, अपने प्रचार के लिए, अपने हितों के लिए क्या केवल 500 रुपए जुर्माना होना चाहिए? ऐसा क्यों है? और कौन सा कानून ये कहता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाए और उसके लिए केवल 500 रुपए जुर्माना दे दिया जाए तो सब कुछ माफ हो जाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार नोटबंदी के पीछे काले धन के बजाय कैशलेस इकोनॉमी पर ज्यादा जोर दे रही है। जाहिर है कि कैशलेस इकोनॉमी से मुनाफा कमाने वाली कंपनियां प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। रिलायंस ने इस मामले में भी पहल की और अनुमति लिए बगैर पीएम मोदी की तस्वीर अपने विज्ञापन में इस्तेमाल की। फिर भला ई वॉलेट कंपनी पेटीएम भी क्यों पीछे रहती? पेटीएम ने भी अखबारों में पहले पन्ने पर फुल पेज के विज्ञापन में मोदी की फोटो छापी। अनुमति लिए बगैर फोटो को विज्ञापन में छापने से जाहिर है कि ये अपना 56 इंच का सीना दिखा रही है, वरना इस गलती पर किसी और कंपनी को लेने के देने पड़ जाते। यही नहीं, विपक्ष के सवाल उठाने पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने संसद में बताया कि इस मामले में चिन्ह और नाम अधिनियम 1950 लागू होता है, जिसका अनुपालन करवाने का जिम्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय का है। 1950 के इस अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक सरकारी प्रतीकों और नामों का अनुचित प्रयोग करने वाले पर अधिकतम 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिलायंस और पेटीएम के करीबी रिश्ते होने के खुलेआम आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार इन कंपनियों से दूरी बनाने के बजाय इनके अपराध को मामूली गलती का रूप दे रही है। सरकार लोगों को कैशलेस अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई ऐप, ई वॉलेट और आधार कार्ड को जोड़कर लेन देन सिखाने की मुहिम चला रही है, लेकिन फायदा इस होड़ में आगे निकल चुकी पेटीएम जैसी कंपनियों को हो रहा है और कई ई वॉलेट कंपनियों में चीनी कंपनियों की 60% तक की भागीदारी है। अब रिलायंस आज जियो का मनी ऐप भी बाजार में आ गया है। जियो का मनी ऐप माई जियो ऐप में मौजूद था, लेकिन इसका इस्तेमाल काफी कम हो रहा था। आज कंपनी ने ये ऐप व्यापारियों के लिए लॉन्च किया है। यह भी एक ई वॉलेट की तरह ही है, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ एक ई वॉलेट ऐप मात्र नहीं, बल्कि इससे ग्राहकों को कई और सुविधाएं भी मिलेंगी। अब तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी लोगों को डिजिटल लेन देन का तरीका सिखाने के काम में लगा दिया गया है। इन कोशिशों को सकारात्मक समझा जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इस मामले में सरकार को भी निष्पक्ष नजर आना चाहिए। सरकार ने हाल के कई कानूनों को पुराना बताकर रद्द कर दिया, लेकिन विशिष्ट व्यक्तियों से जुड़े चिन्ह और अधिनियम 1950 का हवाला देकर इन निजी कंपनियों की खुली तरफदारी की जा रही है। इससे सरकार की छवि को खासा नुकसान हो रहा है। देश में कुल 75 लाख करोड़ रुपए सालाना का बैंकों और एटीएम के जरिए लेन देन होता है। इसमें से कुल 3% ही ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। अगर ये पूरा लेन देन ई वॉलेट या ऑनलाइन हो तो औसतन 2% की दर से इन कंपनियों को साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। जिस देश में आधी जनता 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, आर्थिक विशेषज्ञ भी ऐसे में सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन देन जरूरी बना देना सही नहीं मानते। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद से जुड़ी लोगों की आस्था का इस्तेमाल कर उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था में ढकेल रहे हैं, तो इसी आस्था की रक्षा के लिए इन कंपनियों से दूरी बनानी होगी। वैसे भी अब खुद सरकार के बयानों से ये साफ हो चला है कि जनता के नोटों को बंदी बनाने के पीछे सभी को ऑनलाइन तरीके अपनाने के लिए मजबूर करना था। अंशुमान त्रिपाठी, APN। हालात कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का इतना असर पड़ा कि हर तकलीफ और दर्द उठाकर भी लोगों ने नोटबंदी पर सरकार का साथ दिया। लोगों को खाते में पैसा होते हुए भी अपने बेटे बेटियों की शादी
तंगहाली और शिकस्ती में करनी पड़ी, और तो और देश में चाय पर शादी की नई परंपरा शुरू हो गई। लेकिन वहीं खुद प्रधानमंत्री के बेहद करीबी लोगों तक उनके मन की बात शायद पहुंच नहीं सकी, और अब तक कम से कम तो नहीं पहुंच पाई है, ऐसा लगता है। इन करीबी माने जाने वाले लोगों ने अपने घरों में हुई शादियों में इंद्रलोक साकार कर दिया। स्वर्ग जैसे सुंदर पंडाल सजाए गए तो निजी विमानों को भेजकर मेहमान बुलाए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री के संदेश के प्रति आस्था रखना सिर्फ देश के गरीब मुफलिस जनता के लिए ही जरूरी है? देखिए रिपोर्ट। चुनाव में चाय पे चर्चा करता था और सारे विश्व में ये बात पहुंच गई थी। दुनिया के कई देश के लोग चाय पे चर्चा शब्द भी बोलना सीख गए थे। लेकिन मुझे पता नहीं कि चाय पे चर्चा में शादी भी होती है। मुझे पता चला कि 17 नवंबर को सूरत में एक ऐसी शादी हुई जो शादी चाय पे चर्चा के साथ हुई। ये देश प्रधानमंत्री का बेहद सम्मान करता है। जो लोग आए उनको सिर्फ चाय पिलाई। 50 दिन क्या मांगे? सूरत के एक जोड़े ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौके पर खुशियों की कुर्बानी दे दी। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। सूरत में चाय की चुस्कियों में न सिर्फ शादी हो गई बल्कि एक सनद भी बन गई। चाय पे चर्चा के साथ फिर तो बुलंदशहर भी पीछे नहीं रहा। किसी ने मानकर तो किसी ने मजबूर होकर प्रधानमंत्री के मन की बात मान ली। लेकिन कैशलेस अर्थव्यवस्था से जिस तबके का बड़ा मुनाफा होने जा रहा है उसके कान में मन की बात तो क्या जूं तक नहीं रहेंगी। देश को तो लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। खुद प्रधानमंत्री की सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता नितिन गडकरी की बेटी की शादी शाहाना अंदाज में हुई। केतकी बिटिया की शादी के लिए मन की बात की जगह धन की बात चली। देश भर से आए 10,000 मेहमानों ने इस शादी में हिस्सा लिया। खबर ये भी थी कि मेहमानों को लाने के लिए करीब 50 निजी विमान किराए पर लिए गए थे। 50 विमान का खंडन कर दिया गया, लेकिन बिटिया जी को आशीष देने बाबा रामदेव, संघ प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, अंबानी, अडानी, कौन ऐसा बड़ा आदमी था जो नहीं पहुंचा? लेकिन गरीब की बेटियां पूछती हैं कि हमारी शादी के लिए बाबूजी जीवन भर हाथ तोड़कर इकट्ठा की रकम निकालने गए तो बैंक वालों ने 10,000 से ज्यादा पैसा नहीं दिया, लेकिन इनकी बिटिया की शादी के लिए रकम कहां से आई? हैरानी इसी बात की है। देश और जनता को उपदेश देने वाले नेता इस राजसी विवाह में शामिल हुए तो पीएम के मन की बात उन्हें याद नहीं आई। लेकिन मुझे पता नहीं कि चाय पे चर्चा में शादी भी होती है। अब हर गरीब की मेहनत की गाढ़ी कमाई से 1/4 डिजिटल वॉलेट कंपनियों और टेलीकॉम कंपनियों के बीच बटेगा। लेकिन पीएम ने कहा तो जनता ने मान लिया। लेकिन मुकेश धीरूभाई अंबानी के करीबी मनोज मोदी की बेटी भक्ति की शादी पर पीएम की मन की बात का कोई असर नहीं पड़ा। वहीं बीजेपी के पूर्व नेता जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी पर जैसे इंद्रलोक ही धरती पर उतार दिया गया। स्वप्न लोक की तरह यहाँ पंडाल सजाए गए थे। क्या ये लोग प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं सुनते? केरल में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री की बेटी की शादी में तो अक्षरधाम मंदिर और मैसूर के राजमहल की तर्ज पर पंडाल बनाए गए। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या नेता और क्या खिलाड़ी? क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह तो अपनी शादी का निमंत्रण प्रधानमंत्री को देने संसद भवन पहुंच गए, लेकिन उनके कान में पीएम के मन की बात क्यों नहीं पहुंची? ये शादियां देश भर में 2.5 लाख के भीतर शादी करने को मजबूर जोड़ों को मुंह चिढ़ाती याद आती हैं। लेकिन आदर्शवाद, देश प्रेम, राष्ट्रवाद या मन की बात शायद इन लोगों के लिए नहीं है। न ही इनके मन में संवेदनशीलता है कि ये लोग कतार में दम तोड़ते लोगों का दर्द और तकलीफ समझ सके। लेकिन नोटबंदी का असर इन्हीं लोगों पर नजर नहीं आ रहा है। क्या गरीब लोगों को समझाने बुझाने के लिए ही है प्रधानमंत्री के मन की बात? इस अभियान का ब्यूरो रिपोर्ट लाभ मिल गया है। देश को तो लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि शादी ब्याह ऐसी चीज होती है जो किसी के भी जीवन का एक अहम पड़ाव होता है, एक अहम पहलू होता है और उसे हर कोई यादगार बनाना चाहता है। लेकिन जनता के मन की बात शायद ये नेता नहीं समझते।
जनता ने तो अपने प्रधानमंत्री के मन की बात को समझा और उसी तरह से कार्य भी करने लगी, कतार में भी खड़ी हो गई और तमाम दुख भी उठा रही है ताकि प्रधानमंत्री के सपने को पूरा किया जा सके। एक आदर्श देश में वो जिंदा रहने के अपने सपने को पूरा कर सके, लेकिन उन्हीं के नेता शायद इस बात से काफ़ी दूर है, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा। और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। आज फिर से एक बार 6 दिसंबर की तारीख है। 2 जून की रोटी के लिए जान देने वालों के लिए सिर्फ एक आम दिन है, लेकिन 1992 में हुई एक घटना ने इस तारीख से जुड़े उस इतिहास को बदल दिया। इस दिन अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था, जिसे हिंदू राम जन्मभूमि और मुसलमान बाबरी मस्जिद मानते हैं। इस घटना ने देश की राजनीति को नया मोड़ दिया। हालांकि अब राम मंदिर निर्माण पार्टियों के लिए महज चुनावी स्टंट बनकर रह गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद चुनावों से पहले राजनीतिक दल इस मुद्दे को फिर हवा दे ही देते हैं। अब मिशन 2017 को लेकर तमाम दल काफी आगे बढ़ रहे हैं और नए नए खेल रच रहे हैं। देखना यह भी है कि राम इस खेल में कहां फिट होते हैं। 1992 के 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ऐसा लगा था कि कट्टरपंथी हिंदुत्व विचारधारा ही देश में भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगी। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद इस तरह के डर के कई कारण थे। पूरे भारत में अलग अलग जगह हुए सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोग मारे गए थे। दुबई में बैठे माफिया सरगना भारत के दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में बम धमाके करवाए और पाकिस्तान के शहर कराची में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि समय बीतने के साथ ही भारतीय राजनीति ने इस तरह की विध्वंसक कार्रवाई को पूरी तरह से नकार दिया। 1992 में भारत में 2 राजनीतिक विचारधारा उभर रही थी। एक तरफ हिंदुओं में पिछड़ी जाति के लोग अपने अधिकारों के लिए मुखर हो रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के नाम पर हिंदू वोटरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही थी। इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बीजेपी को लाभ जरूर हुआ। 1996 के चुनाव में संसद में उसे 161 सीटें मिली। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन वो संसद में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। इस तरह चुनावी राजनीति में हिंदुत्व के नाम पर ज्यादा लाभ नहीं उठाया जा सका। पार्टी के नेताओं को एहसास हुआ कि उग्र हिंदुवाद के आधार पर अकेले सत्ता हासिल करना मुश्किल होगा, जिसके बाद हिंदुत्व के एजेंडे में नरमी लाई गई। क्षेत्रीय दलों से समझौते किए गए और 1998 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का गठन हुआ। इस बैनर तले जब बीजेपी चुनाव में उतरी तो उसके 3 प्रमुख मुद्दे राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 का उन्मूलन और समान नागरिक संहिता का लागू किया जाना गायब थे। इस बार चुनाव जीता गया और अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। देखा जाए तो चुनावी मैदान में हिंदुत्व की राजनीति हमेशा विफल रही है। साल 2012 के शुरू में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कट्टरपंथी छवि रखने वाली उमा भारती को मैदान में उतारा, लेकिन पार्टी की ये चाल बुरी तरह नाकाम रही। यहाँ तक कि अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई, जिसके चलते फरवरी 2002 में बीजेपी ने यूपी चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। देश की राजनीतिक मानचित्र पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि चुनावी मैदान में यहाँ जात, क्षेत्र, भाषा जैसे मुद्दे धर्म के मुद्दे पर भारी पड़ते हैं। इस बीच देश की आर्थिक स्थिति में भी काफी परिवर्तन हुआ है और युवा वर्ग मंदिर मस्जिद की राजनीति के बजाय पैसे कमाने में ज्यादा विश्वास रखता है। बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के 20 वर्षों बाद हिंदू और मुसलमानों के आपसी रिश्ते न तो खराब हुए और न ही बेहतर हुए, लेकिन राजनीतिक दल अभी भी राम मंदिर मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं और यही वजह है कि यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा।
तो कैसे राम के नाम पर राजनीति की जाती है, कैसे धर्म को ही राजनीति बना दिया जाता है, कैसे धार्मिक उन्माद को राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़ा जाता है, कैसे राजनीति की बिसात पर लोगों को धर्म के नाम पर मोहरा बनाया जाता है और आखिर में धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोग महज वोट बैंक बनकर रह जाते हैं। राजनीति जीत जाती है, लोग अवाक रह जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं होता, क्योंकि इससे पहले कि लोग सच जाने वे राजनीति को भी धर्म मान चुके होते हैं और राजनीतिक दल इसका जमकर फायदा उठाते हैं। अयोध्या इस समय तुम्हारी अयोध्या नहीं, योद्धाओं की लंका है। मानस तुम्हारा चरित्र नहीं, चुनाव का डंका है। कुंवर नारायण की ये कविता राम पर की जाने वाली राजनीति के संदर्भ में सबसे ज्यादा मौजूद है शायद। बस जरूरत है कि 2017 के मद्देनजर आम जनता भी इस संदर्भ को समझे और राम की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले, राम के नाम पर राजनीति करने वाले तमाम दलों को भी समझे। केवल धर्म पर ही राजनीति नहीं की जाती, कई प्रतीक भी होते हैं जो राजनीति की धुरी बन जाते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित रैली के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। गौरतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी एक ऐसे ही प्रतीक हैं जिन पर कसकर राजनीति की जा रही है। मायावती ने बोला कि अखिलेश ने साबित किया है कि वो बबुआ ही हैं, क्योंकि वो हर सभा में ये कह रहे हैं कि पार्क में जहां हाथी खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। उनका ये बयान दिखाता है कि वो अभी बबुआ हैं। ये दूसरा मौका है जब मायावती ने अखिलेश को बबुआ कहकर संबोधित किया है। मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मुफ्त में बीएसपी का प्रचार कर रहे हैं। मायावती का अखिलेश यादव पर निशाना साधना और अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस क्या कुछ मायने हैं? क्या वो एक जुमला गढ़कर एक नए युवा नेता को अपने निशाने पर ले रही हैं और अपने तमाम जो समर्थक हैं उनको एक नई राह दिखाने की कोशिश कर रही हैं, या कुछ और? देखिए इस खास रिपोर्ट में। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर वार किया। मायावती ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। मायावती ने अखिलेश को सपा का बबुआ बताया। सपा सरकार के मुखिया द्वारा बार बार ये कहना कि हाथी जहां बैठा व खड़ा है वहां अभी भी उसी स्थिति में है, ये कोई नई व खास बात नहीं है। लेकिन ऐसी बचकानी बात एक परिपक्व व्यक्ति नहीं बल्कि एक बबुआ ही कर सकता है। समाजवादी पार्टी लगातार बीएसपी पर हमला करती रही है। अखिलेश यादव कई बार बीएसपी के राज्य में बने स्मारक स्थलों पर लगे पत्थरों को पैसों की बर्बादी बता चुके हैं। उनके इस बयान पर मायावती ने भी जवाब दिया। सपा सरकार द्वारा केवल अपने सपा परिवार के मनोरंजन के लिए ही हर वर्ष अपने गृह जनपद में अकेले सफाई महोत्सव को मनाने पर ही प्रदेश की गरीब जनता का जो करोड़ों रुपया काफी बेदर्दी से पानी की तरह बहा दिया जाता है, तो ये सब वास्तव में यही फिजूल खर्ची। मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि चुनाव में जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने नोटबंदी का फैसला लेकर लोगों को फकीर बना दिया है। माया का यह बयान पीएम मोदी के उस बयान के जवाब में था जिसमें उन्होंने खुद को फकीर बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो या फिर परिनिर्वाण दिवस, राजनीतिक दल मौके पर चौका लगाने से नहीं चूकते। अम्बेडकर को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस मौके पर कई योजनाएं शुरू की जाती हैं और जनता से, खासकर दलितों से कई वायदे किए जाते हैं। आखिर क्यों अम्बेडकर को अपनाने की राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है, देखते हैं रिपोर्ट। गौरतलब है कि हमने आपको पहले ही कहा था कि धर्म ही नहीं, प्रतीक भी राजनीति के धुरी होते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनकी विरासत के करीब जाने की हर राजनीतिक दल की कोशिश रहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को
मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उन्हें भारत के संविधान निर्माता के तौर पर जाना जाता है। वो भारत के पहले कानून मंत्री थे। यही नहीं, वो एक बेहद काबिल अर्थशास्त्री भी थे। लेकिन उनकी एक और पहचान है, वो है दलितों के सबसे बड़े नेता की। उन्होंने पूरे जीवन दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। दरअसल राजनीतिक दल अंबेडकर की इसी पहचान का फायदा उठाना चाहते हैं। अब तक खुद को अंबेडकर की विरासत का सबसे बड़ा दावेदार बताने वाली बीएसपी को अब बीजेपी और कांग्रेस से चुनौती मिल रही है। देश की कुल आबादी के करीब 16% दलित हैं। चुनाव के समय कई जगहों पर जीत हार का फैसला दलित वोट बैंक पर निर्भर करता है। खास तौर से पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने। उत्तर प्रदेश में 21% से ज्यादा दलित हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को सवर्णों की पार्टी माना जाता है, लेकिन 2014 के चुनाव से बीजेपी दलितों और पिछड़े वर्ग को भी अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगी है। बीजेपी यूपी के उन इलाकों में अपनी सदस्यता अभियान तेज करेगी जहां पर दलितों की आबादी ज्यादा है। काशीराम और मायावती जैसे नेताओं ने अपनी राजनीति का आधार ही डॉक्टर अंबेडकर को बनाया। मायावती ने अंबेडकर के नाम पर स्मारकों की लाइन लगा दी। अंबेडकर जयंती को जश्न की तरह मनाने की परंपरा शुरू की। अंबेडकर के नाम पर खुद को दलितों का शुभचिंतक बताने की कोशिश की और इसका उसे फायदा भी मिला। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। क्या यही वो वजह है? क्या बाकी राजनीतिक दलों को लग रहा है कि अंबेडकर का नाम लेकर वो दलित वोटरों को अपनी तरफ खींच सकते हैं? अंबेडकर को अपना बनाने की होड़ में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद से कई विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस अब अंबेडकर के बहाने अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस यूपी के अलग अलग जगहों पर सेमिनार, रैली और पद यात्राएं करेगी। इनके जरिए अंबेडकर के विचारों का प्रचार और प्रसार किया जाएगा। शायद कांग्रेस को ये लग रहा है कि कहीं वल्लभ भाई पटेल की तरह बीजेपी अंबेडकर की विरासत पर भी अपना हक न जमा ले। भारत के इतिहास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन अंबेडकर के जीवन काल में उन्हें वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस दौर के सबसे पढ़े लिखे और जानकार नेताओं में से थे। वो अपने विचारों के पक्के थे, इसीलिए कई मुद्दों पर गांधी और नेहरू से अंबेडकर के मतभेद भी रहे। यहाँ तक कि आखिरी कुछ सालों में उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। यही वजह थी कि तब की राजनीति में अंबेडकर की विरासत का दावेदार कोई नहीं था। लेकिन वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमने वाली चुनावी राजनीति ने धीरे धीरे अंबेडकर को एक प्रतीक बना दिया। पहले बीएसपी और अब कांग्रेस और बीजेपी अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल दलितों के वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दलितों के साथ धोखा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ये राजनीति है और राजनीति में भला क्या बुरा क्या, बस सफलता मायने रखती है। चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि बेहद अहम है हमारे और आपकी ज़िंदगी के लिए। सड़क दुर्घटनाओं और रैश ड्राइविंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून की दरकार है, ज़रूरत है और इस कानून को कठोर होना चाहिए, भले ही लोग उसे पसंद करें या नहीं। देश की सड़कों पर ऐसे नजारे आम हैं। लंबे समय से सड़क हादसों को कम करने के लिए लगातार कदम उठाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन हादसों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें केंद्र सरकार को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि वह कड़े कानून लाए, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जानें लगातार जा रही है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून की दरकार है और इस कानून को कठोर होना चाहिए, भले ही लोग उसे पसंद करें या नहीं। मामले से जुड़ी पिछली सुनवाई में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सख्त कानून की वकालत की थी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से हालात खराब हैं और ऐसे मामलों से सख्ती से निपटे जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया था कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ जुर्माना देकर छूट जाते हैं, जबकि उनकी वजह से सड़कों पर लोगों की जानें जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले भी जजमेंट दे चुके हैं और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी प्रावधान होने चाहिए।
लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 304A के तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और आरोपी को थाने से ही जमानत मिल जाती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो चलिए देश की बात में बात करते हैं इतिहास की, क्योंकि देश की बात के अब अंतिम पड़ाव पर हैं हम। तो देश में आज किस तरह से आज का दिन ये महत्वपूर्ण रहा, ये हम आपको बता दें। देश और दुनिया के इतिहास में 6 दिसंबर के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं, जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। 6 दिसंबर 1732 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का जन्म हुआ था। 1907 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी पहली लूट चिंगरी पोटा रेलवे स्टेशन पर हुई और 1956 में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन भी 6 दिसंबर को ही हुआ था। 1978 में स्पेन के लोगों ने लोकतंत्र के लिए मतदान किया और स्पेन के नागरिकों ने 40 साल के तानाशाही शासन के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए मतदान किया था। 1990 में सद्दाम हुसैन ने बंधक बनाए गए विदेशियों की रिहाई का आदेश दिया था और युद्ध टालने के प्रयासों के तहत इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराक और कुवैत में बंधक बनाए गए सभी विदेशी बंधकों की रिहाई का आदेश दे दिया था। और अब एक बार फिर से याद करते हैं तमिलनाडु की राजनीति में 30 वर्ष तक अपनी शानदार पारी पूरी करके बड़े पर्दे की बोल्ड अभिनेत्री जयललिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और एक बार जयललिता को याद करते हुए इन अभिनेत्री के अलावा जो राजनेता भी थी, लेकिन उनके कुछ खास पहलू हैं जो शायद किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना। मशहूर तमिल अभिनेता शिवाजी गणेशन ने नन्ही जया को देखते ही कहा था कि एक दिन वो बड़ी स्टार बनेंगी। और उसके बाद जयललिता ने अपने दमदार और बोल्ड अभिनय की वजह से उन्हें 125 से ज़्यादा फिल्मों में काम मिला, जिनमें से 100 फिल्में हिट मानी गई। लेकिन जयललिता महज एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक राजनेता के रूप में भी उभरी और तमाम मंचों पर, तमाम मौक़ों पर उन्होंने अपना लोहा, अपनी राजनीति का लोहा सबसे मनवाया। लेकिन जयललिता दिल से काफ़ी कोमल थी और काफ़ी चीज़ें उनको याद रहती थी, खासकर हिंदी सिनेमा से उनका प्यार बिल्कुल ख़त्म होने वाला नहीं था। हालांकि वो एक ही हिंदी फिल्म में उन्होंने काम किया। चलिए आपको जाते जाते जयललिता के ही आवाज़ में उस हिंदी गीत के साथ छोड़ जाते हैं जो उन्हें बेहद पसंद था। तो जयललिता को याद करते हुए, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।